अच्छा जी। सो आज का जो फिजिक्स का लेक्चर है इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट इसका लेक्चर है इसमें वी आर गोना रिवाइज द फर्स्ट 5 चैप्टर्स के जो भी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को जो है ना वो हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। और जो है ना इनको हम लोग जो है वो देखेंगे कि इसमें से क्या चीज़ें हैं पेपर ओरिएंटेड और क्या चीज़ें पेपर ओरिएंटेड नहीं है। अ, वैसे तो मुझे थोड़ा सा पहले स्टार्ट लेना चाहिए था कि मैं पुश करता आप लोगों को जो है ना फॉर यार ये वीवो के नाम से जो स्टूडेंट है ना काइंडली अपने नाम से लॉगिन हो, मैं ताकि अटेंडेंस लगा रहा हूँ साथ। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। तो इसमें जो है हमने क्या करना है कि हम देखेंगे कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस स्टाइल में जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास पेपर में आते हैं। और उनका डिफिकल्टी लेवल का भी आपको आइडिया हो जाएगा, सोल्यूशन पता चलेगा तो उससे डिफरेंट चीज़ें भी पता चलेंगी। आफ्टर डैट हो सकता है कि फिर हम पहले जो है ना पहले 5 चैप्टर जो हैं उनकी रिविजन्स भी साथ जो है वो कर लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वैसे तो आपको पता है कि साथ साथ जब मैं एमसीक्यू करवा रहा होता हूँ तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपको साथ साथ पता ही रहा होता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पॉइंट इन 0.004560 इज। इस ये जो आपके पास गिवन है, एक एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, दैट इज 0.004560, आप इसको 0.004560 भी कह सकते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो हमने देखने हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? एक्यूरेटली नोन डिजिट इन एनी वैल्यू एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर या किसी भी वैल्यू के अंदर या किसी भी गिवन नंबर के अंदर, जैसे यहाँ पे गिवन वैल्यू है, वहां पर जितने भी जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, दे फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स। दे फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर क्या होता है कि जो लीडिंग जीरोज होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, नहीं लेफ्ट मोस्ट के जीरो जो हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट इसमें नहीं होते। सो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये 3 जीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। ओनली दीज लास्ट 4 वैल्यूज, लास्ट 4 डिजिट, सॉरी वैल्यूज तो नहीं कहेंगे, इन दिस वैल्यू द लास्ट 4 डिजिट्स 4 5 6 और 0 जो हैं दे विल बी सिग्निफिकेंट। सो लीडिंग जीरोस दे आर नेवर एवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स बनते हैं सिग्निफिकेंट वो 1 2 3 एंड 4 बनते हैं। तो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। अच्छा, लेफ्ट मोस्ट वाले जीरो तो हमेशा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट वाला सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो आगे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। कह रहे विच आर द फॉलोइंग द डिराइव्ड क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी इसमें से डिराइव्ड क्वांटिटी है? सो बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि किसी भी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती। सो बेस क्वांटिटीज है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके साथ साथ फिर हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। सो बेस जो क्वांटिटीज हैं और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है? सो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में जो मेजर मेजर जो उनके बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो बेस क्वांटिटीज हैं दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, वेयर एज द क्वांटिटीज जो कि आपके पास क्या है, जो क्वांटिटीज आपके पास डिराइव्ड हैं वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटीज एज वेल। एक थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटीज भी आपके पास हैं, जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल भी आ रहा है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं या सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं बेसिकली वो क्वांटिटीज, तो से ज्यादा उनका जो जोर होता है वो यूनिट्स के ऊपर है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, सो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो बेस विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनीवन, from some other quantity, derived which are derived from the other quantity, जो बेस में से निकाली गई। और बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स जो है वो बेस यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो होते हैं कि जिनको ना तो आप नाइदर यू कैन प्लेस देम इन डिराइव्ड क्वांटिटीज नॉर इन द बेस क्वांटिटीज, सो नाइदर दे आर बेस
ना तो वो बेस यूनिट्स के अंदर आ सकते हैं, नॉर इन द डिराइव्ड यूनिट्स वो जा सकते हैं। तो ऐसे यूनिट्स को जो है ना वो हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो बहरहाल वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, मास इज अ बेस क्वांटिटी, टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। फोर जो है इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वाई? बिकॉज फोर्स कॉम्बिनेशन है ना मास का और एक और डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सेलरेशन का, so it's made up from other quantities, so it is a derived quantity, so it is a derived quantity, so option C जो है it is the answer for question number 2। next question है जी, and next question is steradian is a unit of, so steradian is a supplementary unit, याद रखिएगा। so is a supplementary unit क्या होते हैं कि मैंने बताया आपको कि जो ना तो बेस क्वांटिटीज में या बेस यूनिट्स में उनको रखा जा सकता है, नाइदर दे आर बेस यूनिट्स, ठीक है, ना तो वो बेस यूनिट्स हैं, ना तो वो बेस यूनिट्स हैं और ना ही वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो दे नाइदर फिल द डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स नॉर दे फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ द डिराइव्ड यूनिट्स। तो इन दोनों में हम इनको क्या कर सकते हैं कि हम इनको इन दोनों में डिवाइड नहीं कर सकते। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में देर आर टू बेसिक यूनिट्स, द फर्स्ट वन इज अ रेडियन, right, and the second one is a steradian, and the second one is a steradian। सो पहला यूनिट जो है सप्लीमेंट्री में वो रेडियन है, दूसरा जो है वो स्टेरेडियन है। रेडियन जो है इट्स अ प्लेन एंगल, सो रेडियन इज अ प्लेन एंगल। तो रेडियन क्या है, रेडियन जो है इट्स अ प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है, ये याद रखना है आपने। और रेडियन कैसे आता है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, उस सर्कल के जो दो रेडियसेस हैं यानी रेडियाए हैं, एक तो रेडियस होता है, एक से ज्यादा रेडियाए होते हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा इट विल बी अ रेडियन, इट विल बी अ रेडियन, तो ये रेडियन होगा। जबकि स्टे रेडियन, तो याद रखने का तरीका कार क्या है कि स्टे रेडियन में एस है, सो स्टे रेडियन इज अ, तो स्टे रेडियन इज अ सॉलिड एंगल। तो ये जो है ना ये सॉलिड एंगल है, इट्स अ सॉलिड एंगल, ये 3D एंगल है। इट्स जस्ट लाइक आपके पास एक वाटरमेलन हो, उसमें से आप एक चंक निकाल लें, वेज शेप्ड चंक निकाल लें, और जिस वेज के एंड के ऊपर एंगल बनेगा वो स्टेरेडियन होगा। तो स्टेरेडियन जो होता है ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, ये सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, वेयर एज रेडियन इज अ प्लेन एंगल। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रेडियन क्या है, रेडियन इज अ प्लेन एंगल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे आर फ्रॉम सप्लीमेंट्री यूनिट्स, नाइदर दे आर बेस नॉर दे आर डिराइव्ड। तो इनको बेस और डिराइव्ड यूनिट्स में नहीं आप डिवाइड कर सकते, ऐसे यूनिट्स को आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बताते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला जो है ना वो आपने बताना है। सो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का जो यूनिट होता है दैट इज, या प्रेशर का जो, बल्कि फार्मूला से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स ओवर एरिया होता है। सो डायमेंशन आर अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट टेस्ट। आपके टेस्ट के अंदर, आपके एडमिशन टेस्ट के अंदर डायमेंशन को यूजली पूछा जाता है। आप डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए या डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान वे तो ये है कि आपको फार्मूला आता हो, आप फार्मूला में हर एक के यूनिट्स को प्लग इन करें, यूनिट्स को आप कैंसिल करें, या फिर आप हर एक की डायमेंशन को डायरेक्टली प्लग इन करें, फिर डायमेंशन को कैंसिल करें और आखिर में आप फाइनल डायमेंशन निकालें। तो एक बात याद रखिएगा कि तीन बेसिक क्वांटिटीज की या बेस क्वांटिटीज की आपने डायमेंशन याद रखनी है, जिसमें मैस है, लेंथ है और टाइम है। में मैस है, लेंथ है और टाइम है। तो मैस की डायमेंशन जो है वो m, लेंथ की डायमेंशन जो है वो l, टाइम की डायमेंशन जो है वो t। तो ये तीन बेस क्वांटिटीज की आपने जो है वो डायमेंशन याद रखनी है। इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फोर्स की डायमेंशन को याद रखें। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, ठीक है जी। फोर्स की डायमेंशन याद होने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जब भी डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा एंड उसमें अगर फोर्स यूज हो रही है, जो कि मोस्टली
डायमेंशन कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही होती है फोर्स का डायमेंशन, तो वो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव कर देगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। देखिए मैथ की तो एम है, लेंथ की एल है, टाइम की टी है, फोर्स की कैसे एम एल टी माइनस टू है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैस इंटू एक्सेलरेशन है। मैस की डायमेंशन हो जाएगी लेंथ, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं बीच में एक स्टेप और कर देता हूँ कि भाई मैस का यूनिट हो गया केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वांटिटीज आ गई आपके पास। अब नाउ यू कैन प्लग इन द डायमेंशंस। केजी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, मैस। मीटर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ। टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी, एम एल टी माइनस टू। तो डायमेंशन फॉर फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। तो अगर ये तीन डायमेंशन और अगर आपको साथ फोर्स की डायमेंशन आती है, तो आप डायमेंशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड पेपर के अंदर यूजली आमतौर पर डायमेंशन निकालने का एक आध क्वेश्चन आ ही जाता होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर में हम वापस आते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया है। फोर्स की डायमेंशन को प्लग इन कर देंगे, एम एल टी माइनस टू। अब एरिया की डायमेंशन क्या होगी वो देखते हैं। तो देखिए एरिया का जो यूनिट होता है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है, यानी वो लेंथ का स्क्वायर होता है। इन अदर वर्ड्स वो लेंथ का स्क्वायर हो रहा होता है। सो लेंथ की पावर टू होती है उसमें। तो लेंथ का स्क्वायर है। सो लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल, एल का स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिल कर लेंगे, लेंथ के साथ एल स्क्वायर कैंसिल, जो एल है नीचे बढ़ा हुआ वो ऊपर चला जाएगा, एल की पावर माइनस वन हो जाएगा ऊपर जाकर ये। तो द डायमेंशन फॉर प्रेशर विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो जाएगी आपके पास प्रेशर की डायमेंशन। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ इट। तो फोर्स की डायमेंशन हमने प्लग इन किया, एम एल टी माइनस टू। अगर फोर्स की डायमेंशन नहीं आती तो कैलकुलेट करने का मेथड मैंने बता दिया राइट साइड पे। वैसे मैंने बताया कि तीनों बेस डायमेंशन के साथ अगर आप फोर्स की डायमेंशन को याद रख लेते हो तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ हेजल वाइल सॉल्विंग, क्योंकि आपका टेस्ट जो है उसमें टाइम मैनेज करना बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है। तो फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस टू, एरिया की डायमेंशन आ गई एल स्केयर। एल के साथ एल स्केयर को कैंसिल करेंगे, नीचे एल रह गया, एल की जो वैल्यू थी वो ऊपर चली जाएगी। तो अगर एक टर्म ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो जो उसकी पावर्स होती है उनके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो नीचे तो सिर्फ एल स्केयर के साथ कैंसिल होते, जहाँ पे एल तो था, एल जब ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन हो जाएगा। सो प्रेशर की जो डायमेंशन में मेरे पास आई दैट वाज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। So ml minus 1 t minus 2. So option A here is the right choice. So option A जो है वो यहाँ पर right choice बन रही है। Which instrument has the least count? यानी इस बात का मतलब क्या है कि इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो सबसे ज्यादा छोटा होता है। लीस्ट काउंट पूछ रहा है। सो लीस्ट काउंट होता क्या है भाई, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, सो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी ऑपरेटर्स, या आप डिवाइस कह सकते हो। ठीक है, सो लीस्ट काउंट क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट और द मोस्ट प्रीसाइज वैल्यू विच कैन बी measured accurately by that instrument or by that device, right? तो ये उससे उसका ताल्लुक होता है। आप जिसना जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट जो होता है 1 मिलीमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 mm का जो होगा वो वर्नियर कैलिपर का होगा, एंड 0.01 mm का होगा स्क्रू गेज का। तो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है, यानी सवाल यह था कि इसमें से सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट किसका होगा, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट किसका होगा, यानी सबसे ज्यादा छोटा लीस्ट काउंट किसका होगा। तो स्क्रू गेज जो है वो इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा उसका लीस्ट काउंट यानी स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज रेशियो ऑफ ट्रू वैल्यू डिफरेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी ये मेजर कर रही होती है कि ट्रू वैल्यू से आप कितना आगे या पीछे हैं, कितना डिफरेंस है आपका। वो डिफरेंस इंक्रीमेंट में भी हो सकता है, डिक्रीमेंट में भी हो सकता है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज the difference from the true value. Absolute uncertainty is the difference from the true value. If radius has uncertainty of 2%, then the area will have an uncertainty of. अच्छा, अब देखिए अनसर्टेनिटी की ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूं आपको।
अगर दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, टू टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, उनकी अनसर्टेनिटीज विल आल्सो बी एडेड। तो उनकी अनसर्टेनिटीज जो है ना वो ऐड हो जाएंगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टर्म थी, एक वैल्यू थी 2.1, उसमें अनसर्टेनिटी थी 0.3 की, और एक और वैल्यू थी लेट से 1.8, उसमें जो थी अनसर्टेनिटी थी 0.1 की लेट से। अगर ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही है, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इनका आंसर तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूंगा। 2.1 में से 1.8 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.3। या अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, लेट सपोज 2.1 में 1.8 ऐड करूंगा मेरे पास, तो ये 3.9 आ जाएगा इन दैट केस, ऐड करने के केस में। लेकिन दोनों के केसेस में अनसर्टेनिटीज को आपने क्यूमुलेटिवली ऐड कर देना है। तो 0.3 इसकी अनसर्टेनिटी है, 0.1 इसकी अनसर्टेनिटी है, आंसर में अनसर्टेनिटी 0.4 की आएगी। राइट। तो जब भी टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, अनसर्टेनिटीज हमेशा टोटल हो जाती हैं। अनसर्टेनिटीज क्या हो जाती हैं, हमेशा टोटल हो जाती हैं। याद रखना है आपने, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जब टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हूँ, तो जब टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हूँ, तो उस केस में अनसर्टेनिटीज के साथ आपने क्या करना है। तो जब टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो उस केस में आपने अनसर्टेनिटीज की क्या करनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल के ऐड करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल कर वो आपने ऐड करनी है। और जब टर्म्स आपके पास पावर में होंगी, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है, कि जब टर्म जो है वो एक्सपोनेंट या पावर के सिचुएशन में है, यानी एक्सपोनेंट है या पावर है आपके पास, एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं ना, तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने पावर के साथ। तो पावर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उस केस में वो आपके पास फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी आंसर के अंदर। तो कह रहा है, फॉर रेडियस हैज अनसर्टेनिटी ऑफ 2%, then the area will have an uncertainty of 2%, 4%, 1% और 8%। सो एरिया जो होता है वो रेडियस के स्केयर के प्रोपोर्शनल होता है, या रेडियस के स्केयर के ऊपर डिपेंड करता है। वाई भाई, रेडियस किसका है, सर्कल का रेडियस होगा ना, सर्कल का रेडियस होगा आर, तो दिस इज आर। यहां पर जो आपके पास एरिया आएगा, दैट विल बी पाई आर स्केयर, दैट विल बी पाई आर स्केयर। सो रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, 2% की है, पावर इसकी कितनी है 2, तो 2% इंटू 2 कर लेंगे तो आंसर के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी 4%। तो 4% यहाँ पर आंसर होगा। तो जब भी पावर में हो टर्म, तो पावर के अंदर क्या करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास आंसर की फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में सिंपली अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। राइट जी। और अगर टर्म्स की आप एवरेज ले रहे हैं तो फिर आप अनसर्टेनिटीज की भी एवरेज लोगे, दैट द लास्ट केस ऑफ द अनसर्टेनिटी। तो सारे केसेस मैंने साथ साथ रिवाइज करवा दिए। हम सिर्फ एमसीक्यूज को नहीं देखेंगे, बल्कि साथ साथ हम लोग देखेंगे हर उस कॉन्सेप्ट को जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये याद रखना है। और एक इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट जो कि मैं वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर हम टर्म्स की एवरेज निकाल रहे होते या मीन निकाल रहे होते, तो फिर फाइनल आंसर में क्या होगा कि अनसर्टेनिटीज की भी आप एवरेज या मीन निकालेंगे। तो अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज की भी आप एवरेज या मीन ही निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने 10 रीडिंग्स ली हैं, पहली रीडिंग में इतनी अनसर्टेनिटी है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में इतनी है, फोर्थ में इतनी है, तो उन 10 की 10 रीडिंग्स की जो अनसर्टेनिटीज हैं वो भी ऐड होकर 10 पे डिवाइड होंगी। क्योंकि एवरेज या मीन कैसे निकाला जाता है, जैसे क्वांटिटेटिव मैथ्स के अंदर भी हम करते हैं ना, एवरेज या मीन हम कैसे निकालते हैं कि जितनी क्वांटिटीज हैं सबको हम सम कर लेते हैं, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं उन पे हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो कि अनसर्टेनिटी का है। इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज जो है वो इसमें मैं उसको बड़े डिटेल में जो है वो चीज़ों को ऐड किया, ताकि सारा करिकुलम जो है वो हमारा इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटीज, अगेन डायमेंशनल फार्मूला आ गया वेलोसिटी का, बड़ा इजी है एंड दैट इज वेरी सिंपल। देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। 1 मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसि
सो मैं ये यहाँ पे मैच नहीं है, ये मीटर्स है, तो मीटर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ। ये सेकंड है, एस, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। सो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, Lt-1, Lt-1। तो डायमेंशन यूज किस लिए होती हैं, फॉर्मूलाज को चेक करने के लिए कि वेदर जो फार्मूलाज हैं या जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, यानी वो ट्रू हैं कि नहीं है, गलत तो नहीं कहीं बनाया हुआ फार्मूला। फिर डायमेंशन यूज होती हैं यूनिट्स को डिराइव करने के लिए, फार्मूलाज को खुद डिराइव करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन के लिए, यानी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड की अगर डायमेंशन इक्वल आ रही है, यानी अगर कोई इक्वेशन है, लेट्स से जैसे मैं ये कहता हूँ v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ इंटू एल बाई एम। अब ये फार्मूला अगर किसी ने डायरेक्टली नहीं देखा हुआ तो चेकआउट करना चाहता है कि ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन निकालूंगा, मैं राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन निकालूंगा, चेकआउट करूंगा। अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इस बात का मतलब क्या है कि फॉर्मूला जो है, ये जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन Lt-1 है, मैंने यहाँ पे भी निकाली है। राइट साइड की डायमेंशन चेक करते हैं क्या वो भी ये बन रही है कि नहीं बन रही। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में की है ना, MLT-2 होती है। लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी L, मल्टीप्लाई हो रही है ये टर्म, नीचे मैस है M, M की डायमेंशन क्या होती है M, ऊपर क्या है, होल अंडर रूट है। कैंसिल करते हैं मैस को मैस के साथ, L इंटू एल, एल का स्केयर, टी की पावर -2 होल अंडर रूट, एल का अंडर, एल स्केयर का अंडर रूट हो जाएगा एल, T-2 का अंडर रूट हो जाएगा T-1। तो मुझे पता चल गया कि भाई लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन की डायमेंशन जो है वो करेक्ट है, सेम आ रही है, यानी लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि माय फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो मेरा जो फार्मूला है वो करेक्ट है, अगर डायमेंशनली, तो इसका मतलब है फार्मूला एग्जिस्ट करता है। तो ये तीन चार काम करने के लिए डायमेंशन यूज होती है। ये भी खुद बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि बन सकता है कि डायमेंशन क्या क्या करती हैं, विच इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, विच इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। इसमें से बेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है, बेस क्वांटिटीज में मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो बेस क्वांटिटीज में आती हैं। फोर्स जो है वो यहाँ पर बेस क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो ऑल अदर्स आर बेस क्वांटिटीज। इसका यूनिट या स्केल डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो वैसे इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज मेंशन कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, ठीक है जी। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज डिपेंड्स अपॉन pitch only, the circular scale only, the pitch and the divisions, or the radius, or the radius. So least count of a screw gauge जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज का, उसका फॉर्मूला होता है pitch divided by number of divisions. So least count for a screw gauge is pitch divided by, pitch divided by number of divisions on the circular scale, number of divisions on divisions of circular scale. अच्छा, इन इट सेल्फ खुद भी ये पूछा जा सकता है कि पिच ऑफ अ स्क्रू गेज जो है वो क्या होती है। तो पिच ऑफ अ स्क्रू गेज जो है वो क्या होती है, तो जब आप क्या करते हैं कि जब आप वर्नियर कैलिपर में स्पिंडल को, यानी जो उसका स्क्रू है, जब आप उसको एक दफा रोटेट करते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन उसकी करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सर्कुलर स्केल को जब आप कंप्लीटली रिवॉल्व करते हैं तो जो उसका स्पिंडल कितना ज्यादा मूव करता है वो उसका पिच कहलाता है, दैट इज नोन एज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो आप जितना कितना सर्कुलर स्केल को मूव करेंगे, कंप्लीट रेवोल्यूशन आप करेंगे सर्कुलर स्केल की, स्पिंडल आपका कितना इनसाइड या आउटसाइड मूव करेगा, राइट जी। सो वो आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, वो आपकी पिच कहलाती है। सो स्क्रू गेज की पिच का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, ठीक है। पिच का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सो पिच, पिच को आप कैसे लिखेंगे, पिच हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू
डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन, या नंबर ऑफ रोटेशंस कर लो आप, कितनी दफा आपने उसको रोटेट किया। तो पिच क्या है, स्पिंडल कितना इनसाइड या आउटसाइड मूव होगा जब आप क्या करेंगे, उसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देंगे। और पिच लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, राइट जी। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, विच एरर इज रैंडम एरर। कौन सा एरर रैंडम एरर होता है। देखिए रैंडम एरर जो होता है ना, उसका ताल्लुक डिवाइस के साथ नहीं होता, उसका उसकी जो रीजंस होती हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का चेंज हो जाना है। और रैंडम एरर में क्या होता है, जब हर बार आप रीडिंग लेते हो तो डिफरेंट आंसर आ रहा होता है। सो पर्सनल एरर तो नेग्लिजेंस ऑफ द यूजर की वजह से, या जो वहां पे ऑब्जर्वर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से आता है, यानी नेग्लिजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर की वजह से आता है। ठीक है, जीरो एरर जो है ये डिवाइस के साथ होता है, इसका ताल्लुक डिवाइस के साथ है। जबकि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या फ्लक्चुएशन की वजह से जो एरर आता है, दैट इज रैंडम एरर। तो दिस इज द टाइप ऑफ रैंडम एरर। ठीक है, आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, आपका प्रेशर वहां पर चेंज हो गया, तो टेम्परेचर के चेंज होने से, प्रेशर के चेंज होने से, या अननोन रीजंस के चेंज होने से वहां पर क्या होगा, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होगा कि वहां पर हर बारी डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। तो रैंडम एरर जो है वो कहलाएगा। रैंडम एरर की करेक्शन कैसे होती है, आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, और मल्टीपल रीडिंग्स को लेने के बाद आप क्या करते हैं, उन मल्टीपल रीडिंग्स को लेने के बाद आप क्या करेंगे कि उन मल्टीपल रीडिंग्स को आप क्या कर लेंगे, उनकी एवरेज ले लेंगे। तो उन मल्टीपल रीडिंग्स की आप एवरेज ले लेंगे। डायमेंशन ऑफ वर्क इज, अगेन इस चैप्टर में से डायमेंशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट चैप्टर में वर्क की डायमेंशन हम देख लेते हैं। सो वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, एल। सो एम एल स्केयर टी माइनस टू आ जाएगा, एम एल स्केयर टी माइनस टू आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आ गया। क्लियर हो गया जी। सो दीज वर द रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अब हम इसी लेक्चर के या इसी सीरीज के अंदर जो है ना, अब हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें से क्या क्वेश्चन मिलते हैं। फोर्स एंड मोशन जो है 12 एमसीक्यूज मैंने इसमें से बनाए हुए हैं। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है भाई, इनर्शिया डिपेंड करता है ऑन मैस। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो कि रेजिस्ट करती है उसकी चेंज इन स्टेट में, रेजिस्ट इन चेंज इन स्टेट, रेजिस्ट इन चेंज ऑफ स्टेट, रेजिस्ट इन चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट में वो रेजिस्ट करती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी उसकी इनर्शिया कहलाती है। तो अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट्स फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मास एंड वेलोसिटी। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी क्या करती है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है जिस डायरेक्शन में आप उसको ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो फोर्स ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। तो मोमेंटम क्या बता रहा होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है ना, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। तो सेकंड लॉ भी तो यही कहता है, द ग्रेटर विल बी द फोर्स द ग्रेटर विल द एक्सेलरेशन, राइट। सो फोर्स बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। अगर मैं फोर्स को लिखूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट जी। क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे इसको, तो एम वी एफ बाई टी कर लेते हैं हम लोग, और माइनस एम वी आई बाई टी कर लेते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वी एफ, यानी वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये मैश इनटू ये बन रहा है, और ये मैश इनटू ए इनिशियल बन रहा है।
तो सेकंड लॉ भी तो यही कहता है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। whenever you will apply force on a body, the body will accelerate इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। यूनिट ऑफ इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स इसी फॉर्मूला के साथ रिलेट करता है, तो मैं इम्पल्स को भी बता देता हूँ। देखिए अभी हमने बात की कि फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। एक बात आप सब स्टूडेंट्स ने याद रखनी है, रेट ऑफ चेंज की जहां कहीं पे भी बात होती है, आगे भी जाके जब आप लोग फिजिक्स की चीजें पढ़ेंगे, अब आपके अंडर ग्रेड के कोर्सेज में आप चाहे जो भी डिग्री करेंगे, आपको फिजिक्स की बेसिक तो दोबारा पढ़नी ही पड़ती है। तो रेट ऑफ चेंज की जहां पे भी बात है, तो रेट ऑफ चेंज की जहां पर भी बात है, तो याद रखिएगा क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होती है। तो ये क्या था, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। तो इम्पल्स किसको कहते हैं, इम्पल्स हम कहते हैं चेंज इन, आप मोमेंटम को कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज को नहीं। तो इम्पल्स में क्या होता है कि ये जो आपका टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सो दैट इज एफ इंटू टी, ये चीज जो है ये इम्पल्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इम्पल्स, ये इम्पल्स कहलाता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, सो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के दो एडवांटेजेस हुए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि भाई रादर देन गेटिंग कंफ्यूज कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप सिंपली क्या करें, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। जैसे मुझे इम्पल्स के ऊपर इशू आ रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि इम्पल्स का यूनिट क्या है, हाँ मुझे ये पता था कि इम्पल्स क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो दैट इज इम्पल्स। तो मैंने उसका यूनिट डिराइव कर लिया फिर वहां से। तो इस तरह से पेपर में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं साथ साथ एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूँ, और साथ जो उसके रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीजों को आप कवर कर सके। मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली इन, is conserved in only elastic collisions, only in inelastic collisions, both, none। तो मोमेंटम जो है वो कौन सी कोलिजन में कंजर्व्ड रहता है, देखिए इलास्टिक कोलिजन वो होती हैं कि जिनके अंदर मोमेंटम प्लस एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम प्लस एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन एनर्जी जो है ना वो कंजर्व नहीं रहेगी। अब एग्जामिनर ने बड़ा ट्रिक करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा ट्रिक करके ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन, हमने सिर्फ मोमेंटम को देखना है, हमने ये नहीं बताना कौन सी कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर तो क्वेश्चन ये होता ना कि इन इलास्टिक कोलिजन हैज, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता, फिर तो मैं कहता कि इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि मोमेंटम किसमें कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, वो इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है, इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है। डिफरेंस वहां पर एनर्जी का होता है, इलास्टिक में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व है, राइट। इन इलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो यहां पर था कि मोमेंटम किसमें कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व इन बोथ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजंस। एंड यस, इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें क्या कंजर्व था आपका, मोमेंटम और एनर्जी दोनों। इन इलास्टिक कोलिजन में ओनली मोमेंटम कंजर्व है आपका, ठीक है जी। इफ नेट फोर्स इज जीरो, अ बॉडी स्टॉप्स, अ बॉडी एक्सेलरेट्स, अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और अ बॉडी रोटेट्स। देखिए अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो बॉडी क्या है, वो रुकने के साथ उसका ताल्लुक, या मूव करने के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, एक्सेलरेट करने के साथ सॉरी उसका ताल्लुक नहीं है। उसमें बॉडी जो है, अगर मूवमेंट की, हम मोशन की अगर हम बात करेंगे, तो इट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दिस इज आल्सो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या स्टेट करता है, कहता है सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज जीरो। एंड सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। Sum of all forces on a body is equal to zero. This is the first condition of the equilibrium. Whereas
द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है? सेकंड कंडीशन कहता है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन अ बॉडी विल आल्सो बी जीरो। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन अ बॉडी विल आल्सो बी जीरो। राइट जी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का यूनिट क्या है भाई? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है, P इज इक्वल टू, स्मॉल p है, कैपिटल P फिजिक्स में प्रेशर है, स्मॉल p मोमेंटम है, P इज इक्वल टू mv है। सो मैस का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट आप लॉग इन कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैस का यूनिट हो गया केजी, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट आ गया है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। राइट जी।